आज बात नाजीवाद की। नाजीवाद क्या है? वैसे तो हर कोई एक रटा रटाया उत्तर जानता है और बोलते रहता है ये नाजी प्रैक्टिसेस है, ये नाजीवाद है, लेकिन सच्चाई क्या है इसको थोड़ा सा विस्तार से आज समझने की कोशिश करते हैं। नाजीवाद आंतरिक जर्मन प्रक्रिया थी। अब आंतरिक जर्मन प्रक्रिया क्या है? इसका मतलब कि नाजीवाद जर्मनी की संस्कृति में बसा हुआ तथ्य था और उसी का प्रकटीकरण हिटलर के समय में हुआ। वह क्या तथ्य था इसको हम जानेंगे। यूं तो सिंपली जानिए, सिस्टम ऑफ बिलीफ है, यानी विश्वास की एक पद्धति है, और सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है, यानी वो क्या क्या करते हैं, उनकी कार्य पद्धति क्या है, उनका विश्वास और उनकी कार्य पद्धति ही नाजिज्म है। अब इसको आइए इसके सांस्कृतिक इतिहास से समझते हैं। जो आंतरिक जर्मन प्रक्रिया है, तो किसी भी देश के बौद्धिक आयाम को सही अभिव्यक्ति जो देता है वो दार्शनिक वर्ग होता है। और जर्मन का जो दर्शन है, जर्मनी का जो दर्शन है, वहाँ बहुत समृद्ध विरासत है दर्शन की। उसमें बहुत सारे दार्शनिक हैं, लेकिन कुछ दार्शनिकों की बातें हम यहाँ उद्धृत करेंगे। पहले एक दार्शनिक हैं फ्रेडरिक नीत्शे। नीत्शे ने सुपरमैन का सिद्धांत दिया। सुपरमैन को समझने के पहले इनके नैतिकता को समझते हैं, मोरल कंसेप्ट क्या है। तो उन्होंने दो तरह की नैतिकता की बात की, पहला मास्टर और दूसरा स्लेव। इस तरह उन्होंने माना कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो मास्टर मोरालिटी के और दूसरा स्लेव मोरालिटी के। अब ये मास्टर मोरालिटी स्वामी नैतिकता क्या है और दास नैतिकता क्या है, इसके पहले हम जानेंगे नैतिकता कहते किसको है। तो जीवन व्यवहार के जो विधि निषेध हैं, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी को नैतिकता कहते हैं। जैसे शराब पीना नैतिक है क्या अनैतिक? निश्चित रूप से अनैतिक है। किसी की सेवा करना नैतिक है या अनैतिक? निश्चित रूप से नैतिक है। तो नैतिकता समाज के मापदंड होते हैं, और इन्होंने कहा कि दो तरह के लोग होंगे और दो तरह की नैतिकता होगी। जो दास नैतिकता होगी, इसमें सेवा, शुश्रूषा, सहयोग, समर्पण, दया ये परम मूल्य होंगे। और जो स्वामी नैतिकता होगी, मास्टर मोरालिटी होगी, उसमें पावर ही सब कुछ होगा। उसका हर एक काम शक्ति संग्रह के लिए होगा, चाहे उसके लिए उसे किसी की हत्या करनी पड़े, उसको लूटना पड़े या कुछ और षड्यंत्र करना पड़े, लेकिन जो भी करेगा वो शक्ति के लिए करेगा। और जो शक्ति अर्जित करेगा वह मास्टर रेस का होगा और यही सुपरमैन बनेगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितनी अच्छी दार्शनिकता है इनकी। सच्चाई तो ये है कि वास्तव में विद्वान थे, लेकिन बहुत ही घटिया विद्वान थे, और इनका अंत भी पागलों की तरह हुआ। अंत में मेंटली विक्षिप्त हो गए थे, और जिस तरह हिटलर मरा, अंत में असहाय होकर लड़खड़ाते हुए शराबी की तरह गिरता रहता था, और अपने पूरे मित्र मंडली के संग, जिसमें उसका झूठा मंत्री गोबेल्स भी था, सुसाइड किया। उसी तरह मिस्टर नीत्शे भी अंत में पागल होकर मरे थे। इन्होंने पहले क्या कह दिया था? गॉड इज डेड, ईश्वर मर गया है, मैंने ईश्वर को मार दिया है। ये जर्मनी के महत्वपूर्ण विचारक हैं, और इन्हीं के फॉलोअर होंगे श्रीमान हिटलर महोदय। तो जैसा थॉट है वैसा तो परिणाम मिलेगा ही। अब एक एक चीजों को थोड़ा सा समझते हैं विस्तार से। नाजीवाद में क्या होता है? रेशियल हायरार्की होती है। रेशियल हायरार्की मतलब प्रजातीय श्रेणी क्रम होता है। ये लोग मानते हैं कि ब्लॉन्ड, ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन जो है, ब्लॉन्ड मीन्स सफेद, ब्लू आई भूरी आंखों वाले, ये जो जर्मन है यही आर्ज कहलाते हैं, और आर्ज का मतलब होता है श्रेष्ठ। और प्रजातीय स्तरीकरण में, रेशियल हायरार्की में ये टॉप पे होते हैं। और सबसे नीचे कौन होंगे? ज्यूज। ज्यूज मीन्स यहूदी। और बाकी जो प्रजातियां होंगी वो इनके बीच होंगी। अब इन्होंने रेशियल हायरार्की कहां से लिया? तो इनको दो वैज्ञानिक मिलेंगे। पहले हैं चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने क्या कहा? इवोल्यूशन की थ्योरी दिया और नेचुरल सिलेक्शन की बात की। डार्विन महोदय वास्तव में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और दुनिया का
चक्कर लगाया और जो उन्होंने अपना अध्ययन किया उसको इवोल्यूशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इवोल्यूशन ने बताया कि नेचर जो है स्वयं परिवर्तन करते रहता है और आगे बढ़ते रहता है। वो कैसे होता है? तो नेचुरल सिलेक्शन से होता है। और जो चीज़ें नेचर के अनुरूप फिट नहीं होती हैं वो कालकौलित हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इस चीज़ को आगे बढ़ाया हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या कहा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता। जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा और जो फिट नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा, विलुप्त हो जाएगा। अब दोनों का सिद्धांत अपने अपने जगह सही है, वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी व्याख्या गलत की जाएगी। नाजीवाद मतलब झूठ का पुलिंदा, प्रोपेगेंडा, और गलत तथ्यों को इतना बार बोला जाएगा कि लोगों के मस्तिष्क में बैठ जाएगा कि यही सही है। डार्विन ने जो कही बात विकासवाद में, उसमें ये कहा कि प्रकृति का विकास और प्रकृति में जो कुछ भी है उसका विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें कंटिन्यूएशन भी होता है, यानी जो है वो भी चलता रहता है आगे, और चेंजेस भी होते हैं। हम लोग भी जानते हैं कि चेंजेस होते हैं। जैसे अगर हम दाहिने हाथ का प्रयोग ज़्यादा करें, जैसे लोहे का काम करने वाले लोग हाथ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उनका ये हाथ ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो वेरिएशन ड्यू टू फंक्शनल मॉडिफिकेशन, कर्म करने की वजह से भी हमारे अंदर बदलाव आता है, और बहुत लंबी अवधि तक बदलाव हो तो जेनेटिकली बदलाव हो सकता है। इन्होंने अपने निष्कर्ष में माना था कि सभी जीव जो हैं, मानव जो हैं, इनकी उत्पत्ति बंदर से हुई है। और अब सवाल उठता है कि बंदर से हुई है तो कुछ बंदर बंदर क्यों रह गए, कुछ बंदर मानव क्यों हो गए? तो इसके संबंध में एक तर्क ये है कि बंदर जो पेड़ पे रहना स्वीकार किया वो बंदर रह गए, और जिन्होंने धरती पे रहना स्वीकार किया और धरती से अनुकूलन किया, धरती के साथ जीने के लिए अपने अंदर स्किल डेवलप किया, वो मानव हो गए। तो इन्होंने आदि जो कारक माना वो बंदर को माना। और यहाँ जर्मन नाजीवादी लोग जो हैं इसको रेशियल हायरार्की मान लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ जो इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की हर्बर्ट स्पेंसर ने, तो इसको ला करके अपने को प्रजातीय स्तर पे श्रेष्ठ कह देंगे, कहेंगे बाकी प्रजातियां मरने के लिए हैं और हम जीने के लिए हैं। जैसे नीत्शे ने कहा कि हम शासन करने के लिए पैदा हुए हैं और बाकी लोग शासित होने के लिए पैदा हुए हैं। देख रहे हैं ना कैसी गलत व्याख्या हो रही है। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब डार्विन ने कहा था कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो उससे अमेरिका के एक मशहूर अखबार ने मजाहिया कार्टून छापा था कि डार्विन महोदय सुबह सुबह सैर सपाटी गुजार रहे हैं और पेड़ पे बैठा एक बंदर नीचे देखकर मुस्कुरा रहा है और अपने साथी बंदर को इशारा करके कह रहा है कि देखो देखो, इसको गर्व है कि हम इसके पूर्वज हैं। मतलब बंदर इनको चिढ़ा रहा है। तो कहाँ एक ओरिजिन के प्योरिटी की बात थी, सिंगल ओरिजिन था डिफरेंट रेसेस के लिए, और कहाँ इन्होंने रेशियल हायरार्की की बात कर दी और स्वयं को श्रेष्ठता सुपरमैन का सिद्धांत लेकर के बाकी लोगों के विनाश के लिए प्रयास शुरू कर दिया। दूसरा जो सिद्धांत है जियो पॉलिटिकल व्यूज, जियो मतलब भौगोलिक राजनीतिक जो इनकी अपनी समझ थी, जो दृष्टिकोण था, वो क्या मानते थे ये लोग मानते थे कि हमें रहने का आवास चाहिए और उसको कहते थे लीबेनशरम। लीबेनशरम मतलब प्लेस टू लिव, रहने के लिए जो जगह हो उसे लीबेनशरम कहते थे। हमें पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी का बहुत सा हिस्सा मित्र राष्ट्रों ने छीन लिया था संधि की शर्तों के अनुसार। उन क्षेत्रों को वापस प्राप्त करने के लिए नाजीवाद ने, यानी हिटलर और उसकी कंपनी ने कहा कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, इससे जनसंख्या बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आवास के लिए हम लैंड की डिमांड करेंगे, अपनी भूमि की मांग करेंगे, और जब भूमि मिलेगी तो उससे मटेरियल रिसोर्सेज मिलेंगे, भौतिक संसाधन, जैसे लोहे की खान मिलेगी या अन्य जो भौतिक संसाधन है, उपजाऊ भूमि मिलेगी, और दूसरी चीज इससे हमको शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगा। और ये दोनों चीजें अतिमानव या श्रेष्ठ प्रजाति के लिए कारगर साबित होती हैं। इसके लिए उन्होंने पोलैंड को अपना
लेबोरेटरी बनाया। याद है ना, 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे आक्रमण के संग ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और पोलैंड पे वो लोग चाहते थे कि सभी शुद्ध जर्मन नस्ल के लोगों को बसाया जाए। तीसरा कारक है सर्वाधिकारवाद का प्रसार एवं गणतंत्र की आलोचना। ये सर्वाधिकारवाद, टोटलिटेरियनिज्म क्या है? सर्वाधिकारवाद का मतलब है कि एक की शक्ति, बाकी का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे एक पार्टी की सरकार होगी, बाकी पार्टियां बैन कर दी जाएंगी। एक पार्टी और उसकी विचारधारा से जुड़े लोग ही कार्य करेंगे, बाकी लोग कार्य करने नहीं दिए जाएंगे। ये सर्वाधिकारवाद कहलाता है। और गणतंत्रवाद की आलोचना स्वाभाविक है, क्योंकि गणतंत्र में तो निर्वाचित प्रतिनिधि होगा ना, और यहाँ तो डिक्टेटरशिप है। जो ऊपर है उसका नीचे वाले गुणगान करें, उस पर कमेंट नहीं कर सकते, उसकी आलोचना नहीं कर सकते। इसके लिए विद्यालय स्तर पे ही सिखाया जाएगा, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और विद्यालय में जो इनके विरोधी होंगे उनको रहने नहीं दिया जाएगा। पूरे प्रशासनिक महकमे से आलोचकों को बाहर कर दिया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन। राष्ट्रवाद में बार बार कहता हूं कि राष्ट्रवाद क्या है? जब देश के नागरिकों के बीच भ्रातृत्व की भावना होती है, जब उनमें भाई भाई जैसा रिश्ता होता है, प्रेम होता है, तब राष्ट्रवाद आता है। और प्रेम आने के पहले समानता और स्वतंत्रता आनी चाहिए, लेकिन यहाँ न समानता है न स्वतंत्रता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की पूजा है और राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाएगा। और इसके लिए वॉरशिप यानी युद्ध का गुणगान किया जाएगा। ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, आक्रमण और हिंसा को महिमा मंडित किया जाएगा। कंडेम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आलोचना की जाएगी। आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा विद्यालयों में और विभिन्न संस्थानों में। भावी पीढ़ी को सैद्धांतिक और भौतिक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो स्ट्रांग बने और समर्पित रहे। अब उग्र राष्ट्रवाद के पक्ष में वहाँ के एक दार्शनिक का विचार मैं बताना चाहूँगा। हीगेल महोदय बहुत बड़े दार्शनिक थे। इन्होंने क्या कहा? ए स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट क्या है? इस धरती पे ईश्वर का आगमन है। अब जो चीज ईश्वरीय हो जाएगी, डिवाइन हो जाएगी, क्या उसकी आलोचना की जा सकती है? बस समर्पण, सस्तांग दंडवत होना पड़ता है। तो यहाँ राष्ट्र को गॉड यानी ईश्वर के समतुल्य बताया जा रहा है। अब पहले से जब इतने अच्छे अच्छे दर्शन हैं तो फिर क्या नाजीवाद नहीं तो क्या लोकतंत्र आएगा? तो उग्र राष्ट्रवाद नाजीवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और अगला है समाजवाद का विरोध। आपको मैं बताना चाहूंगा कि नाजीवाद, नाजिज्म जो है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का संक्षिप्त नाम है, लेकिन इसमें न नेशनल कुछ है, न सोशलिस्ट है, न वर्कर्स है। ये तीनों चीजें गायब है। ये लोग शब्दों के प्रयोग में माहिर होते हैं। अच्छा संबोधन देकर बुरा कृत्य करना, ये नाजीवाद की एक विशेषता है। अब समाजवाद का विरोध है, लेकिन उनके पार्टी के नाम में सोशलिस्ट और सोशलिज्म लगा हुआ है। क्यों विरोध है? क्योंकि समाजवाद सामूहिकता की बात करता है। मैं क्या बताता हूं, अगर गांव के किसी चारागाह में गांव के सभी लोगों की बकरियां या जानवर चरने को स्वतंत्र हो तो वो समाजवाद है, और उस चारागाह में गांव के किसी व्यक्ति विशेष या उसके रिश्तेदारों के जानवर ही चरने को स्वतंत्र हो तो वह पूंजीवाद हो जाएगा। यानी समाजवाद में उत्पादन के साधन पे समाज का स्वामित्व होता है, जबकि पूंजीवाद में उत्पादन के साधन पे किसी व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्तियों के समूह का नियंत्रण होता है। तो समाजवाद का तो विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ व्यक्तिवादी शासन है, यहाँ पूंजीवादी शासन है, और यहाँ व्यक्ति का महिमा मंडन करना है। तो समाजवाद का समर्थन कैसे करेंगे? महान नेता का गुणगान। सर्वाधिकारवाद की विशेषता ही होती है
ओरशिप ऑफ लीडर, और नाजीवाद में भी हिटलर के व्यक्तित्व का गुणगान करने के लिए शुरू से ही बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण है यहूदी विरोधी नीति। नाजीवाद की सबसे भयंकर नीति यही है, यहूदी विरोधी नीति। इन्होंने यहूदियों का विरोध क्यों किया? पहले मैं बताया स्वामी नैतिकता, दास नैतिकता। अब दो तरह के वर्ग मिल गए। यहाँ मैं बताया कि टॉप रेस पे कौन है और लोएस्ट रे पे कौन है। तो लोएस्ट रेस ज्यूज का है, यहूदियों का, और टॉप रेस नॉर्डिक जर्मन या आर्यों का है। इसके बाद जो कैटेगराइजेशन इन्होंने व्यवहारिक किया वो डिजायरेबल एंड नॉन डिजायरेबल, अनडिजायरेबल और डिजायरेबल, यानी कौन वांछित है जिसे सरवाइव करना चाहिए, कौन अनडिजायरेबल है जिसका सफाया कर देना चाहिए। तो अनडिजायरेबल में यहूदियों को माना गया, और भी लोग माने गए, डेमोक्रेट्स भी माने जाएंगे, जो वहाँ विकलांग होंगे वो भी माने जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध किनका? यहूदियों का। अनडिजायरेबल क्यों माना गया? इसके लिए तर्क गढ़े गए। पहला क्या? किलर ऑफ क्राइस्ट, ऐसा प्रसारित किया गया, एक स्टेरियोटाइप गढ़ा गया। स्टेरियोटाइप समझ रहे हैं? ओवर जनरलाइजेशन, मतलब किसी के बारे में नितांत सार्वभौमिकरण कर देना। तो इन्हें कहा गया किलर ऑफ क्राइस्ट, यानी प्रभु यीशु मसीह के हत्यारे थे यहूदी, इसलिए ये घृणा के पात्र हैं। असरर है, असरर मीन्स ऊंची ब्याज दरों पे पैसा देते हैं और जनता का शोषण करते हैं। याद है ना शेक्सपियर का वो नाटक जहाँ पे वो व्यापारी कह रहा है कि अगर पैसे नहीं चुकाते हो तो 1 किलो गोश्त काट लेगा। तो वैसे भी यहूदी जनरली ट्रेड और मनी के व्यापार में इन्वॉल्व होते हैं, मनी लेंडर होते हैं। तो इसको भी यहाँ पे खूब उछाला गया। बार्ड फ्रॉम ओइंग लैंड, इन्हें भूमि खरीदने से, उसका ओनरशिप लेने से रोका गया। और गिटॉस में इनको डाला गया। गिटॉस क्या है? बदगृह है, ऐसा जगह जहाँ इन्हें रखा जाए और कालांतर में इनको मार दिया जाए। पहले तो इनको कोशिश किया गया भगा दिया जाए, और उसके बाद सफलता न मिली तो इन्हें मारने का। एक और ऑप्शन था कन्वर्जन का, कि जो यहूदी हैं इनको कन्वर्ट करके ईसाई बना लिया जाए। बट नाजीवाद ने कहा कि कन्वर्जन इज नॉट ए सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन इज टोटल एलिमिनेशन, यानी पूरी तरह इनका सफाया ही एकमात्र उपाय है। इन्हें मनी इज गॉड कहा गया कि जो यहूदी हैं ये मनी को गॉड मानते हैं और हर तरह से मनी मेकर का काम करते हैं। इनके लिए कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए। नाम कितना सुंदर है, कंसंट्रेशन कैंप। लेकिन सच्चाई क्या थी कि इस कैंप में यहूदियों को ला करके गैस चैम्बर बनाया जाता था, चारों ओर से इलेक्ट्रिक का घेराबंदी कर दी जाती थी। अगर ये भागने की कोशिश करेंगे तो भी मरेंगे, और नहीं तो इनको गैस दे करके मार दिया जाता था। इसे जीनोसाइड कहते हैं। जीनोसाइड मतलब मास किलिंग ऑफ ए रेस, किसी प्रजाति विशेष का मास लेवल पे अगर हत्या की जाए तो जीनोसाइड कहलाता है। तो इस तरह यहूदियों का विरोध करते थे, उनका सफाया करते थे, और यही यहूदियों का विरोध और यहूदियों को भगाया जाना आज फिलिस्तीन में झगड़े का कारण बना हुआ है। वहाँ से जब ये भगाए गए तो लाके फिलिस्तीन के एरिया में बसाया गया। उस समय का वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा था, ब्रिटेन के कब्जे में वो क्षेत्र था, ब्रिटेन ने वहाँ बसाया, और वहाँ भी एक विवाद का है जिस पे अलग से चर्चा कभी की जाएगी। अगला इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है सैनिकवाद को प्रोत्साहन। भैया जब श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए शक्ति चाहिए ना, और उसके लिए सैनिकवाद को प्रोत्साहित करना ही होगा। ये क्या करते थे? यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और यंग पोल्क वह यूथ ऑर्गेनाइजेशन था जहां 10 ईयर से कम या 10 ईयर ओल्ड बच्चे को रखा जाता था और उससे नाजी दर्शन सिखाया जाता था, राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती थी, यहूदी विरोध सिखाया जाता था।
और हिटलर के प्रति स्वामी भक्ति सिखाई जाती थी, समर्पण का पाठ पढ़ाया जाता था। अगर 14 साल का हो जाता था तो हिटलर यूथ में उसको जाना होता था, और एट द एज ऑफ 18 साल के युवक को आर्म फोर्सेस या लेबर सर्विसेज में जाना होता था, जहां बाज़ाब्ते ट्रेनिंग दी जाती थी। और ट्रेनिंग क्या दी जाएगी? ये सारी चीज़ें, राष्ट्रवाद, यहूदी विरोध, राष्ट्रभक्ति, नेता का गुणगान, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये नाजीवाद है। अब नाजीवाद समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो समझिए फिर से, सिस्टम ऑफ बिलीफ। क्या बिलीफ? इन चीज़ों में बिलीफ, रेशियल हायरार्की में बिलीफ, जियोपॉलिटिकल व्यूज, लिबरेशम यानी अतिरिक्त निवास स्थान की डिमांड, सर्वाधिकारवाद का प्रसार, लोकतंत्र की आलोचना, उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन, समाजवाद का विरोध, महान नेता का गुणगान, यहूदी विरोधी नीति, सैनिकवाद को प्रोत्साहन, ये सारी चीजें विश्वास की जाती हैं और सेट ऑफ प्रैक्टिसेस यानी इसको व्यवहार में अपनाया जाता है। अब मैं इसको एक व्यवहारिक उदाहरण से कहूँ। आप पूछें कि स्कूल किसे कहते हैं? मैं स्कूल की परिभाषा देने से ज़्यादा अच्छा समझता हूँ कि आपको क्लास दिखा दूँ, आपको लेबोरेटरी दिखा दूँ, आपको स्मार्ट क्लास दिखा दूँ, सारे सेक्शन दिखा दूँ, वहाँ का ऑफिस दिखा दूँ, प्लेग्राउंड दिखा दूँ, लाइब्रेरी दिखा दूँ और कहूँ कि यही स्कूल है जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अब समझ गए होंगे कि स्कूल क्या है। तो बस वही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ। अगर इतना दिखाने के बाद भी आप कहें कि स्कूल क्या है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। हमने सारी चीज़ों को दिखाया, ये चीज़ें जहाँ दिख जाएं वही नाजीवाद है। नाजीवाद का एक दार्शनिक आधार है जिसको हमने समझने का प्रयास किया, लेकिन ये भी बताया कि कुंठित विचारधारा पे आधारित है या सही विचारधारा की गलत व्याख्या पे आधारित है। और नाजीवाद नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का संक्षिप्त नाम है, लेकिन ये एक ऐसा नाम है जिसमें न सच में नेशनल है, न सोशलिस्ट है और न ही वर्कर है। ये केवल और केवल झूठ का पुलिंदा है और ये हिटलर शाही है। नाजीवाद हिटलर और उसके विचारों और कार्यों का संक्षिप्तीकरण है। हिटलर ने जो किया, जो सोचा, वही नाजीवाद है। मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि नाजीवाद आंतरिक जर्मन प्रक्रिया कैसे है, इसको हमने समझने का प्रयास किया है। ये लॉजिकल कल्मिनेशन है, तार्किक परिणति है जर्मनी के दर्शन की, जर्मनी के इतिहास की, जर्मन के संस्कृति की। आगे अन्य वीडियो में नाजीवाद के बारे में और बातें करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और लिखेंगे, कुछ कमेंट करेंगे तो मैं समझूंगा कि क्या सुधार की ज़रूरत है, आपकी और क्या अपेक्षाएं हैं। बहुत बहुत